नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। दोस्तों आज एक बार फिर से एक और नई क्लिनिकल पैथोलॉजी की क्लास लेके हाजिर हो चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अपने हर रोज़ मॉर्निंग में सुबह 10 बजे क्लिनिकल पैथोलॉजी की क्लास लगती है। तो जो भी वे बच्चे जो पैरामेडिकल से कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, RPMC से पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हैं, तो वे सभी बच्चे बिल्कुल क्लिनिकल पैथो की क्लास ले सकते हैं। और अपने जो क्लिनिकल पैथो है इसके अंदर सबसे पहला ही चैप्टर अपन लोगों ने चला रखा है, वो है यूरिन एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अपने यूरिन एग्जामिनेशन चैप्टर चल रहा है और इसके अंदर अपन लोगों ने लगभग 70% चैप्टर को अपन लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है और अब बिल्कुल 30% चैप्टर आप लोगों का और बचा है। अब दोस्तों अपने प्रेजेंट में जो चल रहा है टॉपिक, वो चल रहा है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। और यूरिन का जो केमिकल एग्जामिनेशन है इसके अंदर अपन लोगों ने सबसे पहला क्या स्टार्ट किया है, सबसे पहले अपन लोगों ने स्टार्ट किया है प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो प्रोटीन का जो केमिकल एग्जामिनेशन है इसके अंदर अपन लोगों ने 2 टेस्ट पढ़ लिए हैं। बिल्कुल, अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो बीच में से आपको थोड़ा सा समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो पीछे वाली क्लास ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाके आप जो पीछे वाली क्लासेस हैं उनको देख लेना। ठीक है, अब अपने जो चल रहा है वो चल रहा है यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन और इसके अंदर अपन लोगों ने प्रोटीन का केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ लिया है। इसके अंदर अपन लोगों ने 2 टेस्ट पढ़े हैं अभी तक। पहला टेस्ट अपन लोगों ने कौन सा पढ़ा था, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट अपन लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद में अपना जो दूसरा टेस्ट था वो कौन सा था, हीट एंड एसिडिक टेस्ट, जिसको अपन लोगों ने बॉइलिंग टेस्ट भी बोला था। और बिल्कुल उसके बाद में दोस्तों अपन लोगों ने कल स्टार्ट किया था, क्या किया था, प्रोटीनूरिया। क्या स्टार्ट किया था अपन लोगों ने, प्रोटीनूरिया स्टार्ट किया था। और प्रोटीनूरिया का मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोटीनूरिया की कंडीशन होती है, क्या होती है। देखो, प्रोटीनूरिया का मतलब मैंने आपको बता रखा है, बहुत जगह बता रखा है, पर मैं हर क्लास में एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करता हूं ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के भेजे में जल्दी से एक बार बैठ जाए बात। ठीक है, प्रोटीनूरिया का नॉर्मल अगर सिंपल भाषा में अपन समझे मतलब क्या होता है, तो अगर 150 मिलीग्राम पर 24 आवर के दौरान अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आने लग जाए, अगर इससे ज़्यादा आने लग जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीनूरिया। यानी कि पर 24 आवर के दौरान अगर यूरिन के अंदर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर प्रोटीन आ रही है तो उसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया। क्या बोलते हैं, प्रोटीनूरिया बोलते हैं। और प्रोटीनूरिया के मैंने आपको 5 कारण भी बताए हैं कि प्रोटीनूरिया के कारण कि किस किस कारणों से प्रोटीनूरिया हो सकता है। और एक तरीके से आप उनको कारण भी बोलो या फिर उनको प्रकार भी बोल सकते हो कि ये क्या है, प्रोटीनूरिया के प्रकार है। उसके अंदर अपन लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, देखो सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया अपन लोगों ने पढ़ लिया था। वैसे आप लोगों को याद होगा ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया क्या होता है, बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ कि ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया क्या होता है। बिल्कुल मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसे मैं सोचा करो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं कमेंट देखता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ कि कौन बच्चा आंसर देता है, कौन ऐसा बच्चा है जो आंसर नहीं देता है, इग्नोर करता है। तो ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया अपन लोगों ने पढ़ लिया था। ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया में अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो ग्लोमेरुलस की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है वो हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन और लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को क्या करती है, पास आउट होने देती है। क्या होती है, पास आउट उनको होने देती है, पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। ये जो ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया है ये भी अपन लोगों ने 2 प्रकार का पढ़ा था, एक तो था सेलेक्टिव, एक था नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्टिव का मतलब आप लोगों को पता होगा। देखो सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जब सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन होती है तो जो ग्लोमेरुलस की ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है वो क्या करती है, बिल्कुल सेलेक्ट कर करके जो प्रोटीन आती है
उनमें से सेलेक्ट कर करके कुछ ही ऐसी प्रोटीन होती है जिनको वो पास आउट होने देती है, पास आउट होने के लिए अलाउ करती है, तो उसको बोलते हैं सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। नॉन सेलेक्टिव का मतलब सीधा सा है कि भैया वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाती कि किसको कैपिलरी वॉल से पास आउट होने देना है और किसको नहीं होने देना है। तो फिर चाहे तो हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन हो चाहे लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन हो, वो सबको क्या करती है, अलाउ कर देती है। इसको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव। और सेलेक्टिव में क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव में केवल जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती है उसको वो सिलेक्ट करती है और कैपिलरी वॉल से पास आउट होने देती है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लोगों ने लिख लिया था। तो क्या लिखा था, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और जो नॉन सेलेक्टिव है इसके अंदर आप लोगों ने लिख लिया होगा गामा ग्लोबुलिन। क्या लिखा होगा, गामा ग्लोबुलिन। अब देखो दोस्तों, आज अपन जो दूसरा टाइप है वो अपन पढ़ेंगे। दूसरा टाइप आज क्या पढ़ेंगे, ट्यूबुलर प्रोटीन। कि ट्यूबुलर प्रोटीन क्या होती है। ट्यूबुलर प्रोटीन, जो ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन होती है। देखो आप लोगों ने प्रोटीनूरिया की 5 कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, एक बार दोबारा से बता देता हूं, फिर आपको हेडिंग डालनी है आगे। तो बिल्कुल 5 कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी। कौन कौन सी बताई थी। पहली जो मैंने प्रोटीनूरिया की, देखो ये मार्कर कौन सा आ गया यार, अच्छा रुको थोड़ा सा, ये मार्कर मैंने दूसरा ले लिया है गलती से, मार्कर ले लेता हूँ वो पहले वाला अपना, क्योंकि वो अच्छा चलता है। देखो प्रोटीनूरिया, क्या प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया, ये प्रोटीनूरिया पढ़ रहे हैं। प्रोटीनूरिया का सीधा सा मीनिंग मैंने क्या बताया कि 150 मिलीग्राम पर 24 आवर, अगर 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा अगर प्रोटीन यूरिन में आने लग जाए तो उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया कहते हैं। प्रोटीनूरिया के एक तरीके से प्रकार बोल सकते हो या कॉजेज बोल सकते हो, कारण बोल सकते हो। तो पहला अपन लोगों ने पढ़ा था ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। क्या, ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया, क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया अपन लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर ही था वो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव, और इसी के अंदर था कि जो परमिएबिलिटी है कैपिलरी वॉल की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है, जो भी प्रोटीन आ रही है ब्लड के अंदर उसको पास आउट होने देती है। क्या करती है, पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया है पीछे वाली क्लास में, नहीं पढ़ा वो देख लेना। आज अपन पढ़ेंगे दूसरा जो है वो पढ़ेंगे अपन ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। क्या पढ़ेंगे, ट्यूबुलर। तो बिल्कुल ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। और इसके अलावा आज अपन एक कंडीशन और पढ़ेंगे, वो कौन सी होगी, वो होगी ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। कौन सी, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। क्या होगा, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो वैसे मैंने 5 लिखवा रखी है, वो भी अपन पढ़ेंगे। चौथी कौन सी है और 5वीं कौन सी है, चौथी है हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया। क्या है, हीमोडायनेमिक प्रोटीनूरिया है। और 5वीं कौन सी है, वो पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया। तो ये एक अपन लोगों ने पढ़ ली है, आज इसको अपन स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल हेडिंग डाल लेनी है आप सभी लोगों को, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। पहले मैं समझाऊंगा और समझाने के बाद में बिल्कुल आपको लिखवा दूंगा। तो पहले मैं आप लोगों को ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रोटीनूरिया के अंदर आज जो दूसरा टाइप है, टाइप बोलो या फिर जो दूसरा कोज है, वो अपन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। तो सबसे पहले अपन ऊपर हेडिंग डाल देते हैं प्रोटीनूरिया। क्या, प्रोटीनूरिया, है ना। इसके अंदर आज कौन सा पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं दूसरा, और वो कौन सा है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया है। कौन सा है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया है। ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया ये अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो बिल्कुल पहले इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, है ना, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। समझाने के बाद में मैं तुम्हारे को लिखवा दूंगा। तो बिल्कुल देखो इसको चित्र के माध्यम से मेरे को समझाना पड़ेगा, ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। देखो अपन ग्लोमेरुलस का चित्र बना लेते हैं। किसका बनाते हैं, ग्लोमेरुलस। ये देखो ये अपन ग्लोमेरुलस का क्या करते हैं, ये क्या करते हैं अपन, ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस है उसका अपन चित्र बना लेते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस का चित्र बना लेते हैं।
ये अपन ने क्या बना दिया, ये अपन ने यहाँ पे बना दिया ग्लोमेरुलस। क्या बना दिया यहाँ पे अपन ने, क्या बना दिया, ये अपना हो गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हो गया, क्या हो गया, ये हो गया अपना ग्लोमेरुलस। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर आप लोगों को पता है वैसे ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। ये एक तरीके से ब्लड सेल्स का क्या होता है, गुच्छा ही होता है। और इन ब्लड सेल्स में आप लोगों को पता है कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है। तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। और ठीक है, और ग्लोमेरुलस है। और यहाँ पे अपन देखो, यहाँ पे दिखा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे से बना के समझाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब ये है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे लिखेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हो गया। अब ये ग्लोमेरुलस हो गया, आपको यहाँ पे अपन को दिखाना है, क्या दिखाना है, ट्यूब्यूल्स। सॉरी, यहाँ पे अपने को दिखाना है ब्लड। क्या दिखाना है, ब्लड दिखाना है। आप लोगों को पता है ये क्या आता है, ब्लड आता है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है फिल्ट्रेशन होता है। और ये आप लोगों को पता है ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल है। क्या है यार, इसमें से थोड़ी सी स्याही ज़्यादा निकलती है, इंक ज़्यादा निकलती है इस मार्कर में से। ये क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। तो लिखेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होगी। इधर से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ये ब्लड इस ग्लोमेरुलस के अंदर जा रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब देखो, अपने को पढ़ना है कि ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया है। क्या है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। अब ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में क्या होता है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में जो होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, देखो दोस्तों, जो ब्लड होता है, ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है तो ब्लड आने के बाद में ये ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी वॉल है, ये वॉल क्या करती है, इस वॉल से जब ब्लड गुजरता है तो क्या होता है कि इसके ब्लड के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है ना, जो क्रिस्टल्स है, हीमोग्लोबिन है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं उनको क्या कर देती है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल है ये इनको फिल्टर आउट करती है। एक तरीके से क्या करती है, पास आउट होने देती है, अपने अंदर से होके गुजरने देती है। क्या करती है, गुजरने देती है। अब भैया क्या होता है, आप लोगों को पता है कि अपन पढ़ रहे हैं प्रोटीनूरिया। और प्रोटीनूरिया का मतलब अपन कि प्रोटीन के अंदर यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, तो कितनी रेंज का आना, लगभग 150 मिलीग्राम। कितना, 150 मिलीग्राम पर 24 आवर। क्या, 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा। देखो ये मैंने ज्यादा वाला चिन्ह लगा दिया है ये, तो इससे ज्यादा मतलब अगर क्या हो रहा है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रहा है तो क्या होता है, देखो इससे कम आता है तब क्या होता है, पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इससे कम आता है या इसके इक्वल आता है तब क्या होता है। देखो इससे कम आता है तब क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल ब्लड आ रहा है, नॉर्मल ये ब्लड है, अभी नॉर्मल रेंज में है। अब इसमें क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज में क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि 150 मिलीग्राम होगा, तो 150 मिलीग्राम होगा तो इसके अंदर ये ब्लड इसके अंदर जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, और यहाँ पे फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद में ये यहाँ से क्या होगा, या वापस जाएगा। क्या होगा, वापस चला जाएगा इधर। पर कभी कभार अगर देखो जो ब्लड आ रहा है और उस ब्लड के अंदर अगर 150 मिलीग्राम से अगर ज्यादा क्या आ गई, प्रोटीन आ गई, क्या आ गई, ज्यादा प्रोटीन आ गई, तो वो तो कहां पे आने लग जाती है, वो तो भैया वो तो यूरिन में आने लग जाती है, क्योंकि वो तो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो वो किस में आने लग जाएगी, वो तो यूरिन में आने लग जाएगी। ठीक है, पर नॉर्मल रेंज में आ रही है तो नॉर्मल रेंज में यूरिन में नहीं आती। आप लोगों को पता है कि जब नॉर्मल रेंज में आती है तो क्या होता है, नॉर्मल रेंज में जब आती है तो वो वापस से क्या होता है, रीऑब्जर्व हो जाती है। क्या हो जाती है, रीऑब्जर्व। ठीक है, जब कुल मिला के सीधा सा मतलब आप लोगों को ये याद रखना है भैया, मैं ज्यादा फालतू की मातापुड़ी करना जानता ही नहीं हूं, सीधा सा समझा दूं तुम लोगों को कि प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि प्रोटीन का यूरिन में आना नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा, उसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं। कंडीशन मैंने बता दी है कि 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे प्रोटीनूरिया। ये अपन ने एक डायग्राम बनाया है, ये है ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस की कैपिलरी वॉल, और ये क्या है, ट्यूब्यूल्स है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में है,
जब 150 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम से कम रेंज में अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन आ रहा है, तो जब ये नॉर्मल कंडीशन में आता है, इतना आता है या इससे कम आता है, तो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर आया है वो फिल्टर आउट होके वापस से क्या हो जाता है, रीऑब्जर्व हो जाता है, वापस से क्या हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है, रीऑब्जर्व होता है। पर जब ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन अगर किसी के होती है भैया, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन, तो जो ये ब्लड आ रहा है और इसके अंदर जो प्रोटीन आ रही है और जो प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में आ रही है, तो ये क्या होगा, ये वापस से जो रीऑब्जर्व होती है, ये रीऑब्जर्व क्या होगा, ये रीऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, रीऑब्जर्व क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल्स है, इन ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, डिफेक्ट होगा। इस ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट के कारण ये जो यूरिन है, ये जो प्रोटीन है, ये कहां पे आने लग जाता है, ये यूरिन में आने लग जाता है। किस में आने लग जाता है भैया, यूरिन में आने लग जाता है। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इसी कंडीशन को बोला जाता है ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। क्या बोला जाता है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। सीधी सी ये बात है, तो समझ लो इसको एक बार दोबारा से तुम लोगों को बता दूं, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया क्या होता है। प्रोटीनूरिया का मतलब आप लोगों को पता है कि 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा अगर जो प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन आएगी ब्लड में, तो वो फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, वो यूरिन में आने लग जाएगी। तो कुल मिला के जब 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा प्रोटीन यूरिन में आने लग जाती है, तो उस कंडीशन को प्रोटीनूरिया बोलते हैं। अपन पढ़ रहे हैं दूसरा पार्ट प्रोटीनूरिया का। पार्ट बोलो या कोज बोलो, कारण बोलो, तो दूसरा कारण पढ़ रहे हैं, क्योंकि कल अपन लोगों ने एक पढ़ लिया था, ग्लोमेरुलर के प्रोटीनूरिया अपन लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब ट्यूबुलर प्रोटीन में क्या होता है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, देखो नॉर्मल कंडीशन सबको पता है कि 150 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम से कम प्रोटीन जब ब्लड के अंदर आती है और फिल्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, वो वापस से रीऑब्जर्व हो जाती है। क्या हो जाती है, रीऑब्जर्व हो जाती है। पर अगर इससे ज्यादा आ जाती है, क्या हो गया, इससे ज्यादा आ गई, 150 मिलीग्राम से ज्यादा आ गई, अब ज्यादा आएगी तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि भैया वो तो रीऑब्जर्व हो नहीं पाएगी। पर कभी कभार क्या होता है, ज्यादा भी नहीं आती, इतनी आती है या इससे भी कम आती है, पर वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल्स है जहां से होके जो प्रोटीन आती है ब्लड के अंदर, इन ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। तो ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट के कारण जो प्रोटीन है वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो वापस से यूरिन में आने लग जाती है। इस कंडीशन को ही बोला है ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया, ठीक है। इस कंडीशन को ही क्या बोला है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया बोला है। तो ये इतनी सी रामायण है, ये तुम इतनी सी रामायण को समझ लो एक बार दोबारा से और समझ लो। क्या है कि नॉर्मल रेंज में जब नॉर्मल रेंज के अंदर जब ब्लड के अंदर प्रोटीन आता है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 150 मिलीग्राम या इससे कम, तो ये नॉर्मल रेंज होती है। तो इस नॉर्मल रेंज में जब ब्लड के अंदर प्रोटीन आता है, तो वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के दौरान वापस रीऑब्जर्व हो जाता है ट्यूब्यूल्स में। पर कभी कभार क्या होता है भैया, कभी कभार ये कंडीशन बन जाती है कि वो जो रीऑब्जर्व हुआ है, जो प्रोटीन वापस से रीऑब्जर्व होने के लिए जा रहा है, वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये ट्यूब्यूल्स है, इन ट्यूब्यूल्स में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है, और उसके कारण से जो प्रोटीन है, जो नॉर्मल रेंज का प्रोटीन है, 150 मिलीग्राम है या उससे कम है, वो क्या हो जाता है, वो यूरिन में आने लग जाता है भैया। तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये इतनी सी कथा है, इसको समझा दिया है। अब ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया को बिल्कुल तुम्हारे को लिख लेना है, मैं लिखवा देता हूं, अच्छी तरीके से लिख लो। उसके बाद में इससे अपन अगला पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया पढ़ेंगे। तो उसको भी पहले समझाऊंगा, फिर बाद में लिखूंगा। तो बिल्कुल अब लिखना स्टार्ट करते हैं, मैं लिखवा देता हूं अच्छी तरीके से, और अपन इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम तुम बना लेना, ताकि तुम डायग्राम से समझ जाओ। जो भी मैं डायग्राम तुम्हारे लिए बनाता हूं ना, तो तुम उसको बना लिया करो, ताकि तुम्हारे को समझने में आसानी रहे। क्योंकि देखो अभी तो तुम क्लास देख रहे हो, अभी तो तुम्हारे सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, पर बाद में क्या होता है, बाद में सब चीज़ें ऊपर से चली जाती है, बाद में तुम भूल जाते हो। अभी तो क्या तुम जोश में भी हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी कॉलेजें भी स्टार्ट नहीं हुई है, क्लासें भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो तुम जोश में पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया में लिखना है, नॉर्मली
लिखो नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस होता है, वह लो मोलिकुलर, इसको लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स को तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल कैपिलरी वॉल से पास आउट होने के लिए अलाउ कर देता है। क्या होता है? अलाउ कर देता है भैया। जो समझाया है वही लिखवा रहा हूं, टेंशन मत करो। क्या बोला है मैंने कि नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस होता है, मैंने ग्लोमेरुलस चित्र बनाया अभी, वो ग्लोमेरुलस था। तो नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या करता है? वह लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन। अब देखो, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन बोल लो या फिर आप नॉर्मल रेंज वाली जो वेट प्रोटीन है वो बोल लो। नॉर्मल रेंज में जो प्रोटीन आती है 150 मिलीग्राम पर 24 आवर या इससे कम रेंज में, कितनी? 150 मिलीग्राम से कम रेंज में आती है, तो वो प्रोटीन बोलो। या फिर लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन जैसे कि ग्लोबुलिन, कैसी है? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। तो नॉर्मली क्या होता है? ग्लोमेरुलस क्या करता है? वह लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को तो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल से पास आउट होने के लिए भैया क्या कर देता है? अलाउ कर देता है। पास आउट होने के लिए उनको तो अलाउ कर देता है। क्या कर देता है? अलाउ कर देता है। किस में कर देता है? ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में क्या होता है भैया समझ लो। ऐसा मत सोचना कि समझाया अलग है, लिखवारा कुछ अलग रहा हूं। देखो, नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस होता है वह लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल से पास आउट होने के लिए अलाउ कर देता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि नॉर्मली जो ग्लोमेरुलस होता है, अब नॉर्मली ग्लोमेरुलस इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी कुछ भी डिफेक्ट नहीं है, अभी कुछ भी उसके अंदर ऐसा डिफेक्ट नहीं है या एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो वो ग्लोमेरुलस क्या करेगा? वो ग्लोमेरुलस जब नॉर्मल रेंज के अंदर, अगर ब्लड के अंदर प्रोटीन आ रही है नॉर्मल रेंज में कितनी? 150 मिलीग्राम या इससे कम आ रही है, तो वो क्या करता है? वो जो प्रोटीन उसके अंदर आ रही है ब्लड के अंदर, वो उसको रीऑब्जर्व कर देता है। क्या कर देता है? रीऑब्जर्व कर देता है, और वो वापस से पुनः क्या होता है? वो ब्लड के अंदर मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार ये चीज मैंने अलग से थोड़ी सी ऐसे बोल दी कि जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होता है, वो जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है वो पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जो हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन है उनको अलाउ नहीं करती है। क्या है? उनको अलाउ नहीं करती है। तो ये क्या है? पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है। उसके बाद में यहां पे आगे लिख लो, तुम आगे लिखो, वह बॉडी में वापस जाकर रीऑब्जर्व, लिख लो, रीऑब्जर्व्ड, लिख लो, रीऑब्जर्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? अब या तो आप इसको ऐसे मान लो कि जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं, और पास आउट होने के बाद में क्या होते हैं? वो वापस से ब्लड के अंदर चले जाते हैं और बॉडी में क्या हो जाते हैं? रीऑब्जर्व हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे मान लो, ऐसे कैसे? ऐसे मान लो कि जो इस रेंज में अगर प्रोटीन आ रहा है ब्लड के अंदर, तो वो क्या होता है? इस रेंज में आ रहा है या इससे कम आ रहा है, तो वो वापस से रीऑब्जर्व हो जाता है, वापस से पुनः बॉडी में चला जाता है। और अगर इस रेंज से अगर भैया ज्यादा आ जाए
तो वो यूरिन में वैसे ही आने लग जाता है, आप लोगों को पता है। पर कभी कभार क्या होता है, इस रेंज में ही प्रोटीन आता है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन ही आता है, और इस रेंज में आता है या इससे कम आता है। पर क्या हो जाता है, बात ये हो जाती है कि भैया जो रीऑब्जर्व होने के लिए जाता है पर रीऑब्जर्व हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट हो जाता है कभी कभार। तो ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट होने के कारण वो यूरिन में आने लग जाता है, इसी को बोला है ट्यूबुलर प्रोटीन। ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो, फिर आगे और लिखाता हूं, इसको लिख लो, लिख लिया होगा। अब देखो, ये तो मैंने नॉर्मल कंडीशन बताई है, ये जो मैंने अभी तक लिखवाया है ना, ये मैंने केवल नॉर्मल कंडीशन लिखवाई है। ये मैंने इसके अंदर इतना सा लिखाया भैया तुम लोगों को कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है वो नॉर्मली क्या करती है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है, और हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन को पास आउट होने के लिए अलाउ नहीं करती है। या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जब नॉर्मल रेंज यानी 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स से कम या फिर इतना प्रोटीन अगर ब्लड के अंदर आ रहा है तो वो वापस से क्या हो जाता है, रीऑब्जर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? रीऑब्जर्व हो जाता है। अब बात करेंगे मेन इसकी ट्यूबुलर प्रोटीन की, जो अब लिखेंगे वो होगा ट्यूबुलर प्रोटीन वाली कंडीशन। अभी जो लिखवाई थी वो मेन होता है, वो नॉर्मली होता है। पर नॉर्मली वो होता है, मैंने इसमें दो चीजें लिखवाई है, एक तो नॉर्मल कंडीशन लिखवाई है और एक एबनॉर्मल कंडीशन जो प्रॉपर ट्यूबुलर प्रोटीन वाली एबनॉर्मल होगी। ठीक है ना, तो वो लिख लो। तो ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में क्या होता है, तो लिखो यहां पे ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में वह लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन, वह लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स बॉडी में वापस जाकर रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है। देखो मैंने वही चीज बोल दिया ना कि भैया बॉडी में वापस जाकर रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है। क्या होती है? रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है। तथा आगे लिखो, तथा ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट के कारण, ट्यूब्यूल्स में क्या डिफेक्ट के कारण वह यूरिन में आने लगती है, वह यूरिन में आने लगती है, वह यूरिन में आने लगती है। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया कहा जाता है। इसे ही ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं भैया ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। कि लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन आ रहा है वो तो पास आउट हो जाएगा, और पास आउट होने के बाद में क्या हो जाता है, वो रीऑब्जर्व हो जाता है। पर कभी कभार क्या होता है, जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होता है वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाता, और ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट होने के कारण वो वापस से किस में आने लग जाता है, वो वापस से यूरिन में आने लग जाता है, और इस कंडीशन को ही बोला जाता है ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। ठीक है, ये लिख लो, लिख लो जल्दी से, लिख लो इसको, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया होगा, तो लिख लिया तो मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया तो मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो ये ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया है ये किन किन कंडीशनों में देखा जा सकता है, तो बिल्कुल एक छोटी सी नीचे हेडिंग डाल लो, सीन इन। किन किन कंडीशंस के अंदर ये ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया देखा जा सकता है, सीन इन डाल लो। तो लिख लो इसके अंदर, सबसे पहले आप लिखो हेवी मेटल पॉइजनिंग। अगर किसी को हेवी मेटल पॉइजनिंग हो रही है, अभी समझा दूंगा हेवी मेटल पॉइजनिंग क्या होता है, पहले लिख लो कि ये ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन है, ये कहां पे किन किन में देखी जा सकती है। तो लिख लो हेवी मेटल पॉइजनिंग, हेवी मेटल पॉइजनिंग। और 2 नंबर पे तुम लिख लो एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्या लिखो? एक्यूट एंड
क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस। तीसरी लिख लो ट्यूबुलर ऑफ किडनी, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ किडनी, या लिख लो टीबी इन किडनी। ठीक है, तो ये भैया क्या है, ये 3 कंडीशन ऐसी है, इन कंडीशन के दौरान ये जो ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया देखा जा सकता है। अगर किसी के हेवी मेटल पॉइजनिंग हो रही है, भैया हेवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, हेवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब होता है, देखो इस हेवी मेटल पॉइजनिंग की जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं भारी धातु विषाक्तता। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भारी धातु विषाक्तता। क्या बोलते हैं, भारी धातु विषाक्तता बोलते हैं। देखो सीधा सा मतलब तुम ये समझो, हेवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी धातुएं होती है जो अलग अलग जगह पे पाई जाती है। जैसे कुछ धातुएं पाई जाती है खाने के अंदर जिसको अपन खाते हैं, कुछ धातुएं पाई जाती है पानी के अंदर जिसको अपन पीते हैं, कुछ धातुएं पाई जाती है जमीन के अंदर जिस पे अपन चलते हैं। तो ये जो धातुएं होती हैं जब अपनी बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में चली जाए, क्या हो जाए, बॉडी के अंदर अधिक मात्रा में चल जाए, इनकी लेवल अगर अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो अपने जो रोग हो जाता है उसको बोलते हैं हेवी मेटल पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेवी मेटल पॉइजनिंग बोलते हैं। तो जब हेवी मेटल पॉइजनिंग वाली कंडीशन होती है ना, उस समय क्या होता है, उस समय ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया देखा जा सकता है। कैसे, क्योंकि बहुत सारी धातुएं जो मेटल होगा अपनी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो अपने भारी धातु विषाक्तता रोग हो जाएगा, हेवी मेटल पॉइजनिंग हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो अपना जो मूत्राशय है, जो मूत्र मार्ग है, उसके ट्यूब्यूल्स में, उसके मूत्र मार्ग में क्या हो जाएगा, उसके ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट आ जाएगा, माइनर सा डिफेक्ट आ जाएगा, जिससे जो नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लड के अंदर चीजें आती है, प्रोटीन, ग्लूकोज, वो क्या होती है, वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, वो नॉर्मल कंडीशन से वापस रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है। नॉर्मल कंडीशन में जब आती है तो पास आउट तो हो जाती है ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल से, पर वो रीऑब्जर्व नहीं हो पाती है, और जिसके कारण वो किस में आने लग जाती है, वो यूरिन में आने लग जाती है। तो ये बिल्कुल हैवी मेटल पॉइजनिंग वाली कंडीशन देखी जा सकती है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया, है ना। एक है एक्यूट एंड क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्या है, एक्यूट एंड क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस। अब देखो ये सबसे पहले एक्यूट का मतलब समझो। एक्यूट का अगर इससे जोड़ के मत समझो, अलग से ही समझो एक्यूट का मतलब। देखो एक्यूट का मतलब यह होता है कि कोई ऐसी बीमारी या ऐसी कोई कंडीशन जो अपने लगभग अपन मान के चले कि 1-2 मंथ तक, 1-2 मंथ तक या कम समय तक, क्या कम समय तक अपने रही है ना, कम समय तक रही है। जैसे अपन मान लेते हैं कि अपने क्या हो रहा है, अपने जैसे मान लेते हैं बुखार हो रहा है ना, तो बुखार अपने एक्यूट होती है क्योंकि कम समय तक रहती है। ऐसा तो है ही नहीं ना कि बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, 3-4 साल तक, 2-3 साल तक, या 1 साल तक, या 8-9 महीने तक बुखार चढ़ी रही, उतरी नहीं। तो ये क्या है, एक्यूट का मतलब होता है कि कम समय तक या अल्प समय तक होने वाली डिजीज, बीमारी, रोग, कुछ भी मान लो। और क्रोमिक का मतलब क्या होता है, क्रोमिक का मतलब होता है कि अधिक समय तक रहने वाला बीमारी, रोग, है ना, अधिक समय से रहने वाला बीमारी, अधिक समय तक रहने वाला। अब जैसे मान लो कि किसी के क्या हुआ है, किसी के अपन मान लेते हैं कि भारी धातु विषाक्तता या हेवी मेटल पॉइजनिंग हो गया, तो भैया हेवी मेटल पॉइजनिंग कम से कम 3-6-7 महीने तक चल सकता है। तो ये 3-6-7 महीने तक अगर ये चल सकता है तो भैया ये जो हेवी मेटल पॉइजनिंग कौन सा हो गया, ये क्रोमिक हो गया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोमिक हेवी मेटल पॉइजनिंग। क्रोमिक हेवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब कैसा हो गया कि भैया इसके हेवी मेटल पॉइजनिंग हो रहा है पर इसके 6-7 महीने हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया है इसको ये हुए हुए। तो क्रोमिक का केवल इतना ही मतलब निकलता है। एक्यूट का मतलब क्या निकलता है, अपन ऐसे बोल सकते हैं एक्यूट हेवी मेटल पॉइजनिंग। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, एक्यूट हेवी मेटल पॉइजनिंग का मतलब क्या होगा कि भैया इसके हेवी मेटल पॉइजनिंग हो रहा है पर कम समय ही हुआ है, अभी तक ज्यादा समय तक नहीं चला, वो इसके कम ही समय हुआ है, 1-2 महीने हुआ है ना। तो इसको एक्यूट बोलते हैं और क्रोमिक बोलते हैं। एक्यूट का मतलब होता है कम समय अवधि, कम समय अवधि के कम समय अवधि तक होने वाला कोई भी रोग, कोई भी डिजीज, कोई भी बीमारी, कोई भी कंडीशन। और क्रोमिक का मतलब अधिक लंबे समय तक, अधिक लंबी अवधि तक होने वाला रोग, कंडीशन, बीमारी, कुछ भी, है ना।
तो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब यहां पे तुम्हारे को समझना है, और बाकी तुम एक्यूट एंड क्रोमिक का तुम मतलब समझ ही चुके हो। तो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब समझा दूंगा तो तुम्हारे को पूरा चीज समझ में आ जाएगा। देखो, पाइलोनेफ्राइटिस का सीधा सा मतलब होता है, पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है जो अपना मूत्र मार्ग है, जो मूत्र मार्ग है या फिर जो अपना मूत्राशय है ना, जो मूत्र मार्ग है और मूत्राशय के अंदर क्या हो जाता है, ये एक तरीके का संक्रमण होता है। जो पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ये एक तरीके का भैया संक्रमण होता है। ये संक्रमण कहां पे देखने को मिलता है, ये संक्रमण ज्यादातर अपने मूत्र मार्ग या मूत्राशय में देखने को मिलता है। कहां पे, मूत्र मार्ग या मूत्राशय में देखने को मिलता है। सॉरी, ये एक तरीके का संक्रमण होता है। पर भैया मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो संक्रमण तो मूत्र मार्ग और मूत्राशय में देखने को मिलता है, पर ये अपना जो प्रभाव होता है वो ज्यादा मूत्र मार्ग या मूत्राशय में नहीं दिखाता है, ये अपना दिखाता है किडनी। अपना ज्यादा प्रभाव कहां पे दिखाता है, किडनी में दिखाता है। तो भैया अगर किसी के पाइलोनेफ्राइटिस अगर किसी को होया हुआ है तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा के उचित परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण इससे क्या हो सकता है, उसकी किडनी पूरी खराब हो सकती है। किडनी क्या हो सकती है, फेल भी हो सकती है, किडनी खराब भी हो सकती है। और अगर ये रोग पाइलोनेफ्राइटिस अगर किसी के हो जाता है तो मूत्र मार्ग और मूत्राशय में तो होता है, परंतु ज्यादा प्रभाव डालता है किडनी पे। और अगर उचित टाइम पे, सही टाइम पे अपन दवाई नहीं लेते हैं तो भैया जो ये किडनी से ये जो बीमारी है ये अपने ब्लड तक भी पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, ये ब्लड तक पहुंच जाती है। और ब्लड तक अगर पहुंच गई तो भैया फिर वो आदमी निकल लेता है, वो आदमी निकल लेता है ना। फिर उसको नॉर्मल कंडीशन में होने में या तो बहुत टाइम लगता है, और इतना टाइम लगता है कि वो आदमी निकल ही लेता है कई बार। तो ये कंडीशन है पाइलोनेफ्राइटिस का। सीधा सा मतलब है कि ये एक प्रकार का संक्रमण है जो मूत्र मार्ग या मूत्राशय में होता है, परंतु ये मूत्र मार्ग या मूत्राशय में प्रभाव ना ज्यादा डालकर ये किडनी में प्रभाव ज्यादा डालता है। तो फिर किडनी से संबंधित बीमारियां उसको होने लग जाती है। क्लिनिकल पैथो के अंदर सबसे पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो किडनी से संबंधित बीमारियां मैंने बताई थी, बहुत सारी बताई थी तुम्हारे को, शुरू में ये लिखवाई थी। तो फिर वो बीमारियां सारी होने लग जाती है। और कभी कभार क्या होता है भैया, जो ये पाइलोनेफ्राइटिस है ये किडनी से होता हुआ ब्लड तक भी पहुंच जाता है, जिसके कारण वो आदमी, जो पर्सन, जो पेशेंट जिसके ये पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है, फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आने में उसको बहुत टाइम लगता है। देखो रेयर केस में फिर वो नॉर्मल हो पाता है, और बाकी जो पेशेंट होते हैं वो इस कंडीशन में क्या होते हैं, इसी कंडीशन में निकल लेते हैं। तो ये होता है, ठीक है। टीबी इन किडनी, अब देखो भैया टीबी का तो सब लोगों को पता है, टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस। क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि किडनी के अंदर टीबी हो जाती है। तो किडनी के अंदर जब टीबी हो जाती है तब भी क्या होता है कि जो ट्यूब्यूल्स होती है उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण जो भी नॉर्मल रेंज के अंदर जो प्रोटीन या फिर अन्य जो सब्सटेंस आते हैं वो यूरिन में आने लग जाते हैं। तो सीधा सा ये मतलब है, ये तीन कंडीशन आप देख लो, ये तीन कंडीशन देखी जा सकती है। हैवी मेटल पॉइजनिंग अगर किसी के हो गया है, भारी धातु विषाक्तता, तो क्या होगा, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया उसमें देखा जा सकता है। एक्यूट एंड क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस, अब भैया तुम इसका पूरा मतलब तुम समझ गए होंगे, एक्यूट एंड क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस। अब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस अगर अपन बोलेंगे कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस किसके है, तो आप ये समझ जाना कि भैया पाइलोनेफ्राइटिस तो है, पाइलोनेफ्राइटिस तो नॉर्मल है कि भैया मूत्र मार्ग या मूत्राशय में संक्रमण हुआ होगा, उसी को पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। पर ये एक्यूट है, यानी कि अभी इसको, इस संक्रमण को हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये संक्रमण अभी अल्प समय अवधि के अंतर्गत है, अभी कम ही समय हुआ है इस पाइलोनेफ्राइटिस को हुए हुए। और वहीं पे अगर ऐसे बोल दे कि क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस, तो इसका मतलब समझ जाना कि भैया बहुत लंबा टाइम हो चुका है ये पाइलोनेफ्राइटिस हुए हुए। और हो सकता है क्रोमिक जिसके पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है उसके हो सकता है भैया कि उसकी किडनी भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई होगी, या किडनी फेल होने की कंडीशन में आ गई होगी, या फिर किडनी की लास्ट स्टेज होगी। उसके बाद में वो जो उसका इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, वो ब्लड तक भी कुछ मात्रा में, कुछ हद तक पहुंच चुका होगा। तो ये अपन एक्यूट एंड क्रोमिक वर्ड से अपन समझ सकते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, टीबी हो जाती है। टीबी अलग अलग, अब जरूरी नहीं है कि भैया लंग्स में टीबी होती है, बहुत सारी जगह टीबी होती है। तो किडनी के अंदर टीबी हो जाती है, तो किडनी की वो लास्ट स्टेज होती है एक तरीके से, है ना। तो ये भी किडनी के अंदर जब टीबी हो जाती है तब भी क्या होता है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन देखी जा सकती है। तो ये तीन इसके अंदर लिख लेना है आप लोगों को। और दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, लिख लो, लिख लेना इसको अच्छी तरीके से, मैंने समझा दिया है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो
ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया 2 नंबर कंडीशन अपन लोगों ने पढ़ ली है। अब अपन पढ़ते हैं, अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। तीसरा क्या है, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। देखो समझा देता हूं, समझाने के बाद में लिखवाऊंगा, तो समझा देता हूं, समझाने के बाद में लिखवा दूंगा, तो समझ लो ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया क्या होता है। एक बार पानी पी लेता हूं, उसके बाद में समझाता हूं ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया क्या होता है। ठीक है, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया क्या होता है, तो एक बार पानी पी लूं और पानी पी के समझाता हूं। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अगर क्लास समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से मजा आ रहा है क्लास में, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जल्दी करो, जल्दी करो। देखो समझा देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। देखो ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया 3 नंबर वाली कंडीशन बोल सकते हैं, कोज बोल सकते हैं, या फिर प्रकार बोल सकते हैं। तो डाल लो ओवरफ्लो, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। ठीक है, अब देखो वर्ड से तुम्हारे को नाम से ही पता चल रहा होगा कि भैया ओवरफ्लो क्या, ओवरफ्लो का मतलब तुम्हारे को ऐसे नाम सुनते ही पता नहीं लग रहा क्या कि ओवरफ्लो का मतलब क्या होगा, क्या होगा ओवरफ्लो का मतलब, नाम सुनते ही पता नहीं लग रहा तुम लोगों को। ओवरफ्लो का मतलब ऐसा नहीं होता क्या कि जैसे अपन मान लेते हैं कि जैसे ओवरफ्लो हो गई चीज, जैसे बहुत ज्यादा हो गई, अब बहुत है, अब बहुत है, बहुत ज्यादा हो गई, है ना, तो वो होता है ओवरफ्लो हो जाना। मतलब अपनी रेंज से, अपनी क्षमता से अधिक चीजें ग्रहण करना, अधिक चीजें ग्रहण करना या पास आउट होने देना, उसको नॉर्मल क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो का मतलब तुम खुद समझते हो, ओवरफ्लो का मतलब क्या हो जाता है ना। अब यहां पे ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया क्या है, देखो इसको समझो। देखो ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया में क्या होता है, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया के अंदर ये होता है भैया कि जो प्रोटीनूरिया का मतलब तो आप लोगों को पता है कि भैया इस यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, और क्या आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है। अब वो ओवरफ्लो क्या आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, वो भैया ओवरफ्लो हो क्या आ रहा है। तो भैया देखो क्या होता है कि जो अपना ब्लड होता है, क्या होता है, अपना जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर, ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर अगर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन, अगर अपने ब्लड के अंदर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन क्या हो जाए, लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन, अपन बोल दे लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। सांद्रता बोलते हैं हिंदी में, सांद्रता बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर भैया अगर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन, है ना, अब लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन का मैंने एक उदाहरण तुम लोगों को लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है, मैंने लिखवा रखा है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या लिखवा रखा है, एल्ब्यूमिन। क्या लिखवा रखा है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो एक तरीके से तुम ये मान लो कि अगर ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी तो एक तरीके का लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, तो अपन भैया बोल सकते हैं कि अगर ब्लड के अंदर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन, क्या ब्लड के अंदर अगर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन, ब्लड के अंदर अगर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन की सांद्रता अगर ज्यादा हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, तो फिर वो जो प्रोटीन होती है वो कहां पे आने लग जाती है भैया, वो यूरिन में आने लग जाती है। कहां पे आने लग जाती है, वो यूरिन में आने लग जाती है। और इसी कंडीशन को यहां पे इन्होंने बोला है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। क्या बोला है, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह है भैया कि जो लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन है वो ओवरफ्लो हो चुकी है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुकी है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है, ओवरफ्लो है, वो एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में है। यानी कि उसकी क्या हुआ है, उसकी सांद्रता इंक्रीज हो गई है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, वो किस में आने लग जाती है भैया, वो यूरिन में आने लग जाती है। और इसी को बोला जाता है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। सिंपल सी बात है, याद रखना, इतनी सी चीज याद रखना कि ब्लड के अंदर अगर लो मोलिक्यूलर वेट प्रोटीन की सांद्रता अगर बढ़ जाए, अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो जो
लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती है वो यूरिन के अंदर आने लग जाती है, इसी को बोला जाता है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। ठीक है, उदाहरण इसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन आप लोगों को पता है, जब मैंने सबसे पहला ही पढ़ाया था ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था सिलेक्टिव प्रोटीनूरिया, सिलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने क्या बोला था कि जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती है, जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल से क्या होती है, पास आउट होती है। क्या होती है, पास आउट होती है, यानी कि उनको सेलेक्ट कर करके पास आउट होने दिया जाता है। और कौन सी प्रोटीन को सेलेक्ट किया जाता है, लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन को सेलेक्ट किया जाता है। उसमें एग्जांपल में मैंने तुम्हारे को लिखवाया था एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को ही केवल पास आउट किया जा रहा था उसके अंदर, किसमें, सेलेक्टिव ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया के अंदर। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे है कि ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया में क्या हुआ है कि जो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, यानी जो एल्ब्यूमिन है, उदाहरण के आधार पे समझे तो जो एल्ब्यूमिन है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, सांद्रता अगर इसकी बढ़ जाए, तो ये क्या होता है, ये यूरिन में आने लग जाती है। इसी कंडीशन को बोला जाता है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल तुम्हारे को लिखवा देता हूं, तो एग्जाम्पल लिख लो। इसके अंदर मैं यही लिख देता हूं, एग्जाम्पल लिख लो। देखो पहला लिख लो तुम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लिख लो, हीमोग्लोबिन। दूसरा लिख लो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। और लिख लो एक बेंस जोन्स प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम है बेंस जोन्स प्रोटीन्स। क्या है, बेंस जोन्स प्रोटीन। ये भैया हीमोग्लोबिन भी एक तरीके की प्रोटीन है, मायोग्लोबिन ये भी प्रोटीन है, और बेंस जोन्स प्रोटीन ये प्रोटीन है। और ये कौन सी प्रोटीन है, ये लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, और ये एल्ब्यूमिन भी लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर हीमोग्लोबिन की, किसकी, हीमोग्लोबिन की, मायोग्लोबिन की, बेंस जोन्स प्रोटीन की अगर सांद्रता, अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर ब्लड के अंदर अगर बढ़ जाता है, तो ये चीजें जो हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, बेंस जोन्स प्रोटीन हो गया, ये क्या होने लग जाता है, ये भैया इस यूरिन में आने लग जाती है, इस यूरिन में आने लग जाती है। तो हीमोग्लोबिन अगर यूरिन में आने लग जाए, मायोग्लोबिन अगर यूरिन में आने लग जाए, बेंस जोन्स प्रोटीन अगर यूरिन में आने लग जाए, तो इस कंडीशन को बोला जाता है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। क्या बोला जाता है, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया बोला जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर समझाया हुआ है, अच्छा लगा है, मजा आया है तुम्हारे को, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लो, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार दोबारा से अंगुली पे ट्रिक के माध्यम से तुम्हारे को याद करवा देता हूं। आज अपन लोगों ने क्लास स्टार्ट की, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की, फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा है तो करना है। ठीक है, फिर अपन लोगों ने स्टार्ट किया, आज क्या स्टार्ट किया, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया का मतलब अपने को पहले से पता है कि 150 मिलीग्राम पर 24 आवर से अगर ज्यादा प्रोटीन यूरिन में आ रही है उसको प्रोटीनूरिया बोलते हैं। इसके कोज मानो या फिर इसके पार्ट मानो, टाइप मानो, कुछ भी मानो। मैंने आपको 5 लिखवाए हैं, कल मैंने पढ़ा दिया था ग्लोमेरुलर प्रोटीनूरिया। आज मैंने क्या पढ़ाया है, सबसे पहले ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया में क्या था, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन होती है, उसको जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल होती है वो पास आउट होने के लिए अलाउ कर देती है। ये तो नॉर्मल कंडीशन होता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो 150 मिलीग्राम या इससे कम रेंज में अगर प्रोटीन ब्लड के अंदर आती है तो वो वापस से रीऑब्जर्व हो जाती है। क्या हो जाती है, रीऑब्जर्व हो जाती है। पर कभी कभार क्या होता है, ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया के दौरान क्या हो जाता है कि भैया जो वापस से रीऑब्जर्व होने के लिए जा रही है वो रीऑब्जर्व हो नहीं पाती है, और जिसके कारण वो यूरिन में आने लग जाती है। इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया। समझ में आ गया। अब क्यों यूरिन में आने लगी, क्योंकि उसके ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट हो गई, इसलिए इसको ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया बोल दिया। बिल्कुल इसी प्रकार नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा अपन ने ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। क्या पढ़ा, ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया।
इसमें क्या बोला कि ब्लड के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल, उसकी सांद्रता अगर बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो भैया वो यूरिन में आने लग जाती है। इसी को अपन ने नॉर्मल सा क्या बोला है, नॉर्मल सा अपन ने इसी को बोला है ओवरफ्लो प्रोटीनूरिया। इसके अंदर 3 मैंने आपको ये भी लिखवाए हैं, इसके कोज भी लिखवाए हैं। तो ये देखो हीमोग्लोबिन, एक तो हीमोग्लोबिन अगर यूरिन ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो वो यूरिन में आने लगेगा, इसको भी ओवरफ्लो बोला। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होता है, ये भी एक प्रकार की फैट होती है, फैटी होती है, ये मसल्स भी होती है मायोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन का ही पार्ट होता है मायोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए ब्लड में तो यूरिन में आने लग जाता है। और एक प्रोटीन है वो है बेंस जोन्स प्रोटीन, ये एक वैज्ञानिक के नाम पे प्रोटीन का नाम रखा गया है। बेंस जोन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने एक प्रोटीन की खोज की थी, उन्हीं के नाम पे उस प्रोटीन का नाम रख दिया था, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें अपन लोगों ने पढ़ी है। ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया, उसके अंदर मैंने 3 कंडीशन भी आपको लिखाई है। एक तो हेवी मेटल पॉइजनिंग, अगर किसी को भारी धातु विषाक्तता रोग हो रहा है, क्या हो रहा है, भारी धातु विषाक्तता, अगर भारी धातु विषाक्तता अगर किसी के रोग हो रहा है तो वो, और एक्यूट एंड क्रोमिक पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस मूत्र मार्ग या मूत्राशय में होने वाला संक्रमण है, नॉर्मल मूत्र मार्ग या मूत्राशय में होता है, पर ज्यादा प्रभाव किडनी पे डालता है, किडनी से होते हुए ब्लड तक भी पहुंच जाता है। जिस दिन किसी पेशेंट तक ब्लड तक पहुंच गया तो वो फिर आदमी भी पहुंच जाता है ना, लगभग केसों में आदमी पहुंच जाता है, पेशेंट पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या पढ़ा, टीबी इन किडनी, किडनी के अंदर भी भैया टीबी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, टीबी हो जाती है। तो ये भी, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ट्यूबुलर प्रोटीनूरिया वाली कंडीशन देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये मैंने लिखाया है, तुम्हारे को पढ़ाया है अच्छी तरीके से, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि इसी प्रकार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हारे को सही, सटीक और जेन्युइन जानकारी देखने को मिले। इसी के साथ में वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ में, नई नई क्लासों के साथ में। बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट की भी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस दिन सपोर्ट की आवश्यकता खत्म हो जाएगी मैं आपको बोलना बंद कर दूंगा। तो फिलहाल अभी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो भैया सपोर्ट करो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।